हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका अपना राहुल सर स्वागत करता हूं अपने इस यूट्यूब चैनल साइंस बाय राहुल सर पीसीबी में। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे दीनदयाल उपाध्याय यूनिवर्सिटी के बीए फर्स्ट ईयर सेकेंड सेमेस्टर के प्राचीन इतिहास के पेपर फर्स्ट के बारे में, जिसका पेपर कोड है AAC 104। तो आज हम इस वीडियो में आपको प्राचीन इतिहास के पेपर 1 के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के बारे में यूनिट वाइज चर्चा करने वाले हैं, क्योंकि बहुत ही जल्द आपका एग्जाम होने वाला है। तो ये सभी क्वेश्चंस आपके लिए एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होने वाला है। अगर आप इसके पीछे वाला वीडियो नहीं देखे हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाकर तुरंत देखें, क्योंकि उस वीडियो में हमने आपको ये बताया है कि आपको प्राचीन इतिहास के पेपर 1 का सिलेबस क्या है, किसमें से कितना क्वेश्चन पूछे जाएंगे, क्या क्या सिलेबस में आपको पढ़ना होता है, कौन कौन से टॉपिक आपको पढ़ना होता है। अगर आप अभी तक नहीं देखे हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाकर तुरंत देखें। अब हम आपको इस वीडियो में बीए फर्स्ट ईयर सेकेंड सेमेस्टर के प्राचीन इतिहास के पेपर फर्स्ट, जिसका कोड है AAC 104 के यूनिट वाइज ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के बारे में चर्चा करने वाले हैं, जो आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। तो इस वीडियो में हम एक एक करके यूनिट वाइज जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हैं उसको कवर करेंगे, क्योंकि फर्स्ट पेपर में आपको 4 यूनिट्स पढ़ने होते हैं और उन चारों यूनिट्स से आपके एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो आपको इस वीडियो में चारों यूनिट्स का परीक्षा से रिलेटेड ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, वे इस वीडियो में क्वेश्चन और आंसर दोनों आपको एक साथ मिल जाएंगे। ये वीडियो उन भाई बंधुओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होने वाला है जिन्होंने दीनदयाल उपाध्याय यूनिवर्सिटी से प्राचीन इतिहास के पेपर फर्स्ट की तैयारी बढ़िया से नहीं किए हैं, तो उनके लिए ये वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। तो हम एक एक करके यूनिट वाइज पूरे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के बारे में चर्चा करने वाले हैं। प्राचीन इतिहास AAC 104। अगर आपका प्राचीन इतिहास का पेपर कोड AAC 104 है तो आप इस वीडियो को जरूर देखें। यूनिट 1 की अगर हम बात करें तो यूनिट 1 का नाम है अध्ययन के स्रोत। आपको प्राचीन इतिहास के फर्स्ट पेपर में 4 यूनिट्स पढ़ने होते हैं, जिसमें से आपका पहला यूनिट का नाम है अध्ययन के स्रोत। तो अभी हम यूनिट 1 में जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हैं उनके बारे में चर्चा करेंगे, क्योंकि आपको भी पता है बीए फर्स्ट ईयर के सेकंड सेमेस्टर में 60 नंबर का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन और 15 नंबर का सब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो अब हम एक एक करके प्रश्न और उसके उत्तर के बारे में चर्चा करेंगे। प्राचीन इतिहास के पेपर फर्स्ट के यूनिट 1 का सबसे पहला महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, भारतीय इतिहास के ज्ञान का प्राचीनतम स्रोत क्या है। आपके प्राचीन इतिहास का पेपर 1 का पहला क्वेश्चन है, भारतीय इतिहास के ज्ञान का प्राचीनतम स्रोत क्या है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऋग्वेद। अगर हम बात करें दूसरे प्रश्न की, तो प्राचीन भारतीय इतिहास के कुल कितने साक्ष्य हैं। इसका आंसर हो जाएगा 3। अगला क्वेश्चन है, दार्शनिक सिद्धांतों की विवेचना किस पीटक में है। तो आपका आंसर हो जाएगा अभिधम्म पीटक। चौथा प्रश्न है, कौन सी स्मृति सबसे प्राचीनतम तथा प्रामाणिक मानी जाती है। तो आपका आंसर हो जाएगा मनु स्मृति। पांचवा प्रश्न है, धर्मसूत्र किसमें लिखे गए हैं। तो आपका आंसर हो जाएगा गद्य के रूप में। धर्मसूत्र जो है वो किस रूप में लिखा गया है, गद्य के रूप में लिखा गया है। अगला प्रश्न है 6 नंबर, वर्ण व्यवस्था का वर्णन सर्वप्रथम किसमें मिलता है। तो आपका आंसर हो जाएगा धर्मसूत्रों में। वर्ण व्यवस्था का वर्णन सबसे पहले किसमें मिलता है, धर्मसूत्रों में। अगला क्वेश्चन है 7 नंबर, गुप्तों की शासन पद्धति और साम्राज्य सीमा का वर्णन किस पुराण में है। तो आपका आंसर हो जाएगा वायु पुराण में। इसमें है वायु पुराण में। अगला क्वेश्चन है 8 नंबर, कौन सा पुराण अधिक प्राचीन और प्रामाणिक है। तो आपका आंसर हो जाएगा मत्स्य पुराण। आंसर क्या हो जाएगा, मत्स्य पुराण। अगला क्वेश्चन है 9 नंबर, पुराणों की कुल संख्या कितनी है।
पुराणों की संख्या कितनी है? तो आपका आंसर हो जाएगा 18। पुराणों की संख्या कितनी है? 18। अगला प्रश्न है 10 नंबर, पुराणों की रचयिता किसे माना जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा लोमहर्ष अग्रश्रवा। लोमहर्ष अग्रश्रवा को पुराणों के रचयिता माना जाता है। अगला प्रश्न है 11 नंबर, महाभारत की रचना किसने की? तो महाभारत की रचना किसने की? महर्षि वेदव्यास ने। आंसर हो जाएगा महर्षि वेदव्यास। महर्षि वेदव्यास कहिए चाहे वेदव्यास कहिए, दोनों कह सकते, दोनों आंसर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 12 नंबर, वेदांगों की कुल संख्या कितनी है? यहां ध्यान देना है, वेद नहीं पूछा जा रहा है, वेदांग पूछा जा रहा है। तो वेदों की संख्या 4 है, लेकिन वेदांगों की संख्या 6 है। वेदांगों की संख्या कितनी है? 6 है। और वेदों की संख्या कितनी है? 4 है। अगला प्रश्न है 13 नंबर, ऋग्वेद के लिए कौन से ब्राह्मण ग्रंथ हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा ऐतरेय तथा कौबितिकी। अगला क्वेश्चन है 14 नंबर, चारों वेदों को किस नाम से अभिहित किया जाता है? आंसर हो जाएगा संहिता के नाम से। आंसर क्या हो जाएगा? संहिता के नाम से चारों वेदों को जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है 15 नंबर, किस वेद में परोक्षित को कुरुओं का राजा कहा गया है? तो आपका आंसर हो जाएगा अथर्ववेद। अथर्ववेद को क्या कहा गया है? परोक्षित कुरुओं का राजा कहा गया है। अगला क्वेश्चन है 16 नंबर, पृथ्वी सूक्त किस वेद से संबंधित है? तो इसका आंसर भी हो जाएगा अथर्ववेद। पृथ्वी सूक्त किससे संबंधित है? अथर्ववेद से। अगला क्वेश्चन है 17 नंबर, सामान्य मनुष्यों के विचारों तथा अंधविश्वासों का वर्णन किस वेद में है? तो इसका आंसर भी हो जाएगा अथर्ववेद। इसका भी आंसर क्या हो जाएगा? अथर्ववेद। अगला क्वेश्चन है 18 नंबर, यज्ञों के नियमों तथा विधि विधानों का संकलन किस वेद में मिलता है? तो आपका आंसर हो जाएगा यजुर्वेद। अगला क्वेश्चन है 19 नंबर, भारतीय संगीत का मूल किस वेद को कहा जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा सामवेद को। अगला क्वेश्चन है 20 नंबर, वैदिक काल के 10 राजाओं के युद्ध का वर्णन किस में मिलता है या किस वेद में मिलता है? तो आपका आंसर हो जाएगा ऋग्वेद में। वैदिक काल के 10 राजाओं के युद्ध का वर्णन किस में मिलता है? ऋग्वेद में मिलता है। तो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। अगला क्वेश्चन है 21 नंबर, वेदों की कुल संख्या कितनी है? तो आंसर हो जाएगा 4। वेदों की कुल संख्या कितनी है? 4 है। ऋग्वेद, सामवेद, अथर्ववेद और यजुर्वेद। अगला क्वेश्चन है, वेदों के संकलनकर्ता किसे माना जाता है? वेदों के संकलनकर्ता किसे माना जाता है? इसका आंसर हो जाएगा महर्षि कृष्ण द्वैपायन वेदव्यास को। अगला क्वेश्चन है 23 नंबर, कौन सा वेद आर्य जाति के प्राचीनतम रचना है? तो आपका आंसर हो जाएगा ऋग्वेद। आंसर क्या हो जाएगा? ऋग्वेद। अगला क्वेश्चन है 24 नंबर, ऋग्वेद में सूक्तों की संख्या कितनी है? तो ऋग्वेद में सूक्तों की संख्या 1028 है। आंसर क्या हो जाएगा? 1028। ऋग्वेद में सूक्तों की संख्या कितनी है? 1028 है। अगला क्वेश्चन 25 नंबर, रामायण के रचयिता किसे माना जाता है? तो आपका आंसर हो जाएगा महर्षि वाल्मीकि। तो बीए फर्स्ट ईयर सेकेंड सेमेस्टर के प्राचीन इतिहास के पेपर फर्स्ट के यूनिट फर्स्ट और 25 महत्वपूर्ण क्वेश्चन हमने आंसर के साथ बताया। आपके मन में अगर कोई डाउट है, कोई प्रश्न है, कोई कंफ्यूजन है तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। आप ये सोच रहे होंगे कि हम इसका डायरेक्ट आंसर बता रहे हैं, इसका ऑप्शंस क्यों नहीं बता रहे हैं। तो मेरा अनुभव ये है, मैं अपने अनुभव के आधार पर, अपने एक्सपीरियंस के आधार पर ये मानता हूं, अगर हम एक क्वेश्चन का 4 ऑप्शन बताएंगे तो दिमाग में वो चारों ऑप्शन घूमता रहेगा।
और परीक्षा के टाइम में जब आपको क्वेश्चन पेपर मिलेंगे तो उसमें चारों ऑप्शन आपको लगेगा कि इसमें से कौन सा सही है, ज्यादा कंफ्यूजन क्रिएट होगा। तो इसीलिए अगर हम केवल आंसर पर फोकस करेंगे तो हमारे दिमाग में केवल आंसर ही घूमता रहेगा, और जैसे ही क्वेश्चन पेपर हमको मिलेगा तो चारों ऑप्शन में से दिमाग में केवल आंसर घूम रहा होगा तो तुरंत हम लोग टिक मार देंगे जो ऑप्शन आपका सही होगा। इसलिए हम आंसर डायरेक्ट बता रहे हैं, 4 ऑप्शन नहीं बता रहे हैं। उसका एक और भी कारण है, क्योंकि अगर 4 ऑप्शन आपको बताएंगे लिख कर तो फिर आपको ज्यादा समय लगेगा, तो लिखने में भी समय ज्यादा लगेगा और वीडियो ज्यादा लंबा हो जाएगा। मेरी कोशिश ये रहती है कि कम से कम समय में आपको अधिक से अधिक नॉलेज कैसे दिया जाए, तो इसलिए 4 ऑप्शन न बताकर हम डायरेक्ट उसका आंसर बता देते हैं, ताकि आपके दिमाग में केवल आंसर सेट हो जाए और परीक्षा में जाके आप लिख सकें, ताकि आपको बढ़िया से बढ़िया नंबर प्राप्त हो सके। तो उम्मीद है कि आपको प्राचीन इतिहास के पेपर फर्स्ट का यूनिट फर्स्ट, जिसमें 25 ऑब्जेक्टिव प्रश्न आपको आंसर के साथ बताया गया, उम्मीद है कि आपको कुछ दिन बाद होने वाले परीक्षा में इससे काफी हेल्प मिलेगी। अब हम लोग बात करेंगे प्राचीन इतिहास के यूनिट 2 के बारे में, जिसका नाम है सिंधु घाटी सभ्यता। तो अब हम लोग एक एक करके सिंधु घाटी सभ्यता से रिलेटेड जितने भी प्रश्न हैं, जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं, उसको एक एक करके आंसर के साथ समझने का प्रयास करेंगे। तो प्राचीन इतिहास के पेपर फर्स्ट के यूनिट 2 का पहला प्रश्न है, सिंधु सभ्यता के लोग किस देवता की पूजा करते थे? सिंधु सभ्यता के जो लोग थे वे किस देवता की पूजा करते थे? तो आपका आंसर हो जाएगा पशुपति की पूजा करते थे। किस देवता की? पशुपति जो भगवान हैं उनकी पूजा करते थे सिंधु सभ्यता के जो लोग थे। दूसरा प्रश्न है, कब्रिस्तान एच का संबंध हड़प्पा संस्कृति के किस स्थल से है? तो आपका आंसर हो जाएगा हड़प्पा संस्कृति से। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? हड़प्पा से। अगला क्वेश्चन है, सिंधु सभ्यता के लोगों के लिए सींग वाला बैल क्या था? तो हड़प्पा संस्कृति के जो लोग थे उनके लिए सींग वाला बैल एक पवित्र पशु माना जाता था। तो आपका आंसर हो जाएगा पवित्र पशु। सींग वाला बैल क्या था? पवित्र पशु था। अगला क्वेश्चन है 4 नंबर, आलमगीरपुर किस नदी के किनारे स्थित है? तो आपका आंसर हो जाएगा हिड्डन नदी के किनारे स्थित है। किस नदी के किनारे है? हिड्डन नदी के किनारे है। अगला प्रश्न है 5 नंबर, हड़प्पा संस्कृति की पूर्वी सीमा कहां तक थी? तो हड़प्पा संस्कृति की जो पूर्वी सीमा थी, लास्ट जो छोर था पूर्वी क्षेत्र में, तो उनका सीमा कहां तक था? आलमगीरपुर तक। आंसर आपका क्या हो जाएगा? आलमगीरपुर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 6 नंबर, मोहनजोदड़ो के महान स्नानागार की खोज किसने की? तो आपका आंसर हो जाएगा आर.डी. बनर्जी ने। अगला क्वेश्चन है 7 नंबर, सिंधु सभ्यता के प्रसिद्ध नगर हड़प्पा किस नदी के किनारे स्थित था? तो आपका आंसर हो जाएगा रावी नदी के किनारे स्थित था। आंसर क्या हो जाएगा? रावी नदी। अगला क्वेश्चन है, हड़प्पा संस्कृति में किस लिपि का प्रयोग किया गया है? तो हड़प्पा संस्कृति में चित्रात्मक लिपि का प्रयोग किया गया है। चित्र के माध्यम से सब कुछ दर्शाया गया है। किस लिपि का? चित्रात्मक लिपि का। अगला क्वेश्चन है 9 नंबर, पक्की ईंट से बने हल का एक प्रतिरूप कहां से प्राप्त हुआ है? तो आपका आंसर होगा बनावली से। आंसर क्या हो जाएगा? बनावली से क्या प्राप्त हुआ है? एक मिट्टी से बना हुआ हल प्राप्त हुआ है, पक्की मिट्टी से बना हुआ हल प्राप्त हुआ है। अगला क्वेश्चन है 10 नंबर, सैंधव वासियों को किस धातु का ज्ञान नहीं था? सैंधव वासी का मतलब होता है सिंधु सभ्यता के जो भी निवासी हैं, सिंधु सभ्यता के जो लोग हैं, उनको किस धातु का ज्ञान नहीं था? तो धातु है लोहा। आंसर आपका क्या हो जाएगा? लोहा। सैंधव वासियों को लोहा का ज्ञान बिल्कुल नहीं था।
अगला क्वेश्चन है 11 नंबर। सिंधु घाटी सभ्यता की प्रमुख विशेषता क्या थी? तो सिंधु घाटी सभ्यता का प्रमुख विशेषता थी कि वहां के जो नगर थे उनको बहुत ही सिस्टमेटिक तरीके से बनाया गया था। तो आंसर आपका क्या हो जाएगा? नगर योजना। तो सिंधु घाटी सभ्यता की प्रमुख विशेषता क्या थी? नगर योजना, क्योंकि नगर को बहुत ही बढ़िया तरीके से वहां सिस्टमेटिक ढंग से बनाया गया था। 12 नंबर प्रश्न है, हड़प्पा स्थल की खोज किसने की? तो आपका आंसर हो जाएगा दयाराम साहनी ने। दयाराम साहनी, इन्होंने किसका खोज किया था, किसका खुदाई कराया था? तो हड़प्पा स्थल का खुदाई कराया था। अगला क्वेश्चन है 13 नंबर। मोहनजोदड़ो की खोज किसने की? तो मोहनजोदड़ो का खोज किए थे राखल दास बनर्जी ने। आंसर आपका क्या हो जाएगा? राखल दास बनर्जी। राखल दास बनर्जी। अगला क्वेश्चन है 14 नंबर। सिंधु सभ्यता का कौन सा स्थल समुद्र व्यापार का मुख्य केंद्र माना जाता था? तो आपका आंसर हो जाएगा लोथल। आंसर क्या हो जाएगा? लोथल। हड़प्पा सभ्यता के समय लोथल से ही समुद्र के माध्यम से दूसरे देशों से, विदेशों से व्यापार किया जाता था। अगला क्वेश्चन है 15 नंबर। लकड़ी के नाली का साक्ष्य किस स्थल से प्राप्त हुआ है? तो आपका आंसर हो जाएगा कालीबंगा से। लकड़ी के नाली का साक्ष्य कहां से मिला है? कालीबंगा से। अगला क्वेश्चन है, मजदूरों के मकानों का अवशेष कहां से प्राप्त हुए हैं? तो आपका आंसर हो जाएगा हड़प्पा से। आंसर क्या हो जाएगा? हड़प्पा से। अगला क्वेश्चन है 17 नंबर। हाथी दांत का पैमाना कहां से प्राप्त हुआ है? तो आपका आंसर हो जाएगा लोथल से। हाथी दांत का पैमाना कहां से मिला है? लोथल से। अगला क्वेश्चन है, किस सैन्य स्थल से 7 अग्निकुंड प्राप्त हुए हैं? तो आपका आंसर हो जाएगा कालीबंगा से। कालीबंगा से क्या प्राप्त हुए हैं? 7 अग्निकुंड प्राप्त हुए हैं। अगला क्वेश्चन है 19 नंबर। पक्की मिट्टी का पैमाना कहां से प्राप्त हुआ है? तो इसका भी आंसर क्या हो जाएगा? कालीबंगा से। अगला क्वेश्चन है 20 नंबर। चावल के खेती का प्रमाण किस स्थल से प्राप्त हुआ है? तो आपका आंसर हो जाएगा लोथल से। अगला प्रश्न है 21 नंबर। जोते हुए खेत का साक्ष्य कहां से प्राप्त हुए हैं? जोता हुआ खेत कहां से मिला है? तो आपका आंसर हो जाएगा कालीबंगा से। जोता हुआ खेत कहां से मिला है? कालीबंगा से। अगला प्रश्न है 22 नंबर। सूती वस्त्रों के प्रयोग का प्रमाण कहां से मिला है? तो आपका आंसर हो जाएगा मोहनजोदड़ो से। आपका आंसर क्या हो जाएगा? मोहनजोदड़ो से। मोहनजोदड़ो के जो लोग थे वे सूती वस्त्रों का प्रयोग किया करते थे। अगला क्वेश्चन है 23 नंबर। सिंधु सभ्यता के लोगों के घर किससे बने होते थे? तो आपका आंसर हो जाएगा पक्की ईंटों से। सिंधु सभ्यता के जो लोग थे उनके घर किससे बने होते थे? पक्की ईंटों से। पक्की ईंटों से। अगला क्वेश्चन है 24 नंबर। गोदीबड़ा का साक्ष्य किस हड़प्पीय स्थल से प्राप्त हुआ है? आपका आंसर हो जाएगा लोथल से। कहां से प्राप्त हुआ है? लोथल से। अगला क्वेश्चन है 25 नंबर। हड़प्पा सभ्यता के पतन के संबंध में आर्यों के आक्रमण के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? तो आपका आंसर हो जाएगा मार्टियन व्हीलर। तो उम्मीद है कि आपको इस वीडियो में प्राचीन इतिहास के पेपर 1 के यूनिट 2
में आपको 25 महत्वपूर्ण प्रश्न बढ़िया से समझ में आए होंगे। आपके मन में अगर कोई डाउट है, कोई प्रश्न है, कोई कंफ्यूजन है तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अब हम चर्चा करेंगे यूनिट 3 जिसका नाम है वैदिक संस्कृति। तो पहला प्रश्न है, गोत्र शब्द का उल्लेख सर्वप्रथम किस वेद में हुआ? तो आपका आंसर हो जाएगा ऋग्वेद में। दूसरा प्रश्न है, वैदिक कर्मकांड का संबंध किस वेद से है? तो इसका भी आंसर हो जाएगा ऋग्वेद से। तीसरा क्वेश्चन है, ऋग्वेद की मूल लिपि क्या थी? तो आपका आंसर हो जाएगा ब्राह्मणी लिपि। ऋग्वेद की मूल लिपि क्या थी? ब्राह्मणी लिपि। अगला क्वेश्चन है 4 नंबर, यज्ञ संबंधी विधि विधानों की जानकारी किस वेद से मिलती है? तो आपका आंसर हो जाएगा यजुर्वेद से। पांचवा प्रश्न है, किस वैदिक साहित्य में मोक्ष की चर्चा मिलती है? तो आपका आंसर हो जाएगा उपनिषद में। आपका आंसर हो जाएगा उपनिषद। अगला क्वेश्चन है 6 नंबर, ऋग वैदिक काल में जनता मुख्य रूप से किसमें विश्वास करती थी? तो आपका आंसर हो जाएगा बलि और कर्मकांड में। बलि और कर्मकांड। अगला क्वेश्चन है 7 नंबर, उत्तर वैदिक काल में शूद्रों के देवता कौन थे? तो आपका आंसर हो जाएगा पूषण। अगला क्वेश्चन है 8 नंबर, भारत का राष्ट्रीय आदर्श वाक्य सत्यमेव जयते किससे संबंधित है? तो आपका आंसर हो जाएगा मुंडकोपनिषद। सत्यमेव जयते किससे संबंधित है? मुंडकोपनिषद से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है 9 नंबर, सभा और समिति की प्रजापति की 2 पुत्रियां किस वेद में कहा गया है? आपका आंसर हो जाएगा अथर्ववेद में। किसमें कहा गया है? अथर्ववेद में कहा गया है। अगला प्रश्न है 10 नंबर, ऋग वैदिक आर्यों की प्रमुख भाषा क्या थी? तो आपका आंसर हो जाएगा संस्कृत। अगला प्रश्न है 11 नंबर, आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा श्रेष्ठ। आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? श्रेष्ठ होता है। 12 नंबर प्रश्न है, ऋग्वेद की रचना किस क्षेत्र में हुई? तो आपका आंसर हो जाएगा सप्त सैंधव प्रदेश। आंसर क्या हो जाएगा? सप्त सैंधव प्रदेश। अगला क्वेश्चन है, महाभारत का मौलिक नाम क्या था? तो आपका आंसर हो जाएगा जय संहिता। अगला प्रश्न है 14 नंबर, भारत में आगमन के बाद आर्यों ने सर्वप्रथम अपना निवास कहां बनाया? तो इसका आंसर हो जाएगा सप्त सैंधव प्रदेश। सप्त सैंधव प्रदेश में। अगला क्वेश्चन है 15 नंबर, औषधि मतलब दवाई का वर्णन किस वेद में है? तो आपका आंसर हो जाएगा अथर्ववेद। अथर्ववेद में ही दवाई का वर्णन है, औषधि का वर्णन है। अगला क्वेश्चन है 16 नंबर, उपनिषदों की विषय वस्तु क्या थी?
तो आपका आंसर हो जाएगा दर्शन शास्त्र। उपनिषदों की विषय वस्तु क्या थी? दर्शन शास्त्र। अगला क्वेश्चन है 17 नंबर, उत्तर वैदिक काल की प्रमुख फसल क्या थी? तो उत्तर वैदिक काल की प्रमुख फसल गेहूं और चावल थी। आंसर आपका क्या हो जाएगा? गेहूं और चावल। अगला प्रश्न है 18 नंबर, ऋग वैदिक काल के लोग किस अनाज से परिचित थे? तो आपका आंसर हो जाएगा जौ। ऋग वैदिक काल के जो लोग थे वे किससे परिचित थे? जौ से परिचित थे। अगला प्रश्न है 19 नंबर, ऋग वैदिक काल में कौन सी प्रथा प्रचलित नहीं थी? तो आंसर हो जाएगा बाल विवाह। तो बाल विवाह की जो प्रथा है ये ऋग वैदिक काल में प्रचलित नहीं थी। अगला प्रश्न है 20 नंबर, वैदिक काल में किस पशु को अघन्य कहा गया है? तो आपका आंसर हो जाएगा गाय को। गाय को क्या कहा गया है? अघन्य कहा गया है। अगला प्रश्न है 21 नंबर, वैदिक कालीन देवताओं की संख्या कितनी थी? तो आपका आंसर हो जाएगा 33, मतलब 35। वैदिक काल में कुल कितने देवता थे? 33 देवता थे। अगला प्रश्न है 22 नंबर, ऋग्वेद में इंद्र को क्या कहा गया है? तो आपका आंसर हो जाएगा पुरंदर। ऋग्वेद में इंद्र को क्या कहा गया है? पुरंदर कहा गया है। अगला प्रश्न है, वैदिक काल में जो विधवा पुनर्विवाह कर लेती थी उसे क्या कहा जाता था? तो आपका आंसर हो जाएगा पुनर्भू। आंसर क्या हो जाएगा? पुनर्भू। अगला प्रश्न है 24 नंबर, उत्तर वैदिक काल में पलागल का क्या अर्थ है? तो आपका आंसर हो जाएगा संदेशवाहक, मतलब आज के जमाना में कहें तो मैसेंजर, मतलब संदेश पहुंचाने वाला। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? संदेशवाहक, मतलब संदेश पहुंचाने वाला। अगला क्वेश्चन है 25 नंबर, वैदिक काल की सबसे पवित्र नदी कौन सी थी? आपका आंसर हो जाएगा सरस्वती नदी। तो वैदिक काल में सबसे पवित्र नदी कौन थी? सरस्वती नदी थी। अगला क्वेश्चन है 26 नंबर, वेदों को और किस नाम से जाना जाता था? तो आपका आंसर हो जाएगा श्रुति। वेदों को श्रुति कहा जाता था। तो उम्मीद है कि आपको यूनिट 3 वैदिक संस्कृति के जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन और उसका आंसर बढ़िया से समझ में आया होगा। आपके मन में अगर कोई डाउट है, कोई कंफ्यूजन है, कोई प्रश्न है तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो जिस तरह से यूनिट 1, यूनिट 2 और यूनिट 3 में 25-25 क्वेश्चन आंसर के साथ आपको बताने का प्रयास किए, ठीक वैसे ही अब हम बात करेंगे यूनिट 4 के बारे में, जिसका नाम है महाकाव्य युगीन संस्कृति। तो इस यूनिट में भी आपको 20 से 25 क्वेश्चन मिलेंगे ऑब्जेक्टिव के तौर पे। तो अब हम एक एक करके उसका क्वेश्चंस और उसका आंसर बताने वाले हैं। तो यूनिट 4 का आपका पहला प्रश्न है, महाभारत में कितने पर्व हैं? तो आपका आंसर हो जाएगा 18। महाभारत में कितने पर्व हैं? 18। दूसरा क्वेश्चन है, रामायण में कितने कांड हैं? तो रामायण में कितने कांड है? 7। आंसर आपका कितना हो जाएगा? 7 कांड है। अगला क्वेश्चन है 3 नंबर, गीता महाभारत के किस पर्व का अंग है? तो आपका आंसर हो जाएगा भीष्म पर्व। गीता जो है वो महाभारत के किस पर्व का अंग है? भीष्म पर्व का। अगला क्वेश्चन है 4 नंबर, गीता में श्लोकों की संख्या कितनी है? मतलब भगवत गीता में कितने श्लोक हैं? तो आपका आंसर हो जाएगा 700। गीता में कितने श्लोक हैं? 700 श्लोक है। अगला प्रश्न है 5 नंबर, भगवत गीता में कितने अध्याय हैं?
तो आंसर हो जाएगा कितना, 18। भगवत गीता में कितना अध्याय है, 18। अगला प्रश्न है 6 नंबर, महाभारत में चाट कर खाने वाला भोज्य पदार्थ क्या था? तो आंसर हो जाएगा लोहा। अगला क्वेश्चन है 7 नंबर, महाभारत का युद्ध कितने दिनों तक चला? तो महाभारत का जो युद्ध है ये चला था 18 दिनों तक। आंसर आपका क्या हो जाएगा, 18 दिन। अठारह दिनों तक। अगला क्वेश्चन है 9 नंबर, महाभारत में ब्राह्मणों की कितनी कोटियां बताई गई है? तो आपका आंसर हो जाएगा 13। कितनी कोटियां बताई गई हैं? 13 कोटियां। अगला क्वेश्चन है 10 नंबर, अयोध्या की राजधानी कहां थी? तो अयोध्या की राजधानी थी कौशल। अयोध्या की राजधानी कहां थी? कौशल थी। अगला प्रश्न है 11 नंबर, महाभारत के किस पर्व में स्त्रियों को समृद्धि की देवी माना गया है? तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, अनुशासन पर्व में। अगला क्वेश्चन है 12 नंबर, महाभारत में मंत्रियों की संख्या कितनी बताई गई है? तो मंत्रियों की संख्या कितनी बताई गई है? 36। अगला प्रश्न है 13 नंबर, सतसाहस्त्र संहिता किसे कहा जाता है? तो आपका आंसर हो जाएगा महाभारत को। अगला प्रश्न है चतुर्वी शनि साहस्त्री संहिता किसे कहा जाता है? तो आपका आंसर हो जाएगा रामायण को। अगला प्रश्न है 15 नंबर, रामायण की रचना किसने की थी? तो रामायण की रचना महर्षि वाल्मीकि ने की थी। तो रामायण की रचना किसने की थी? महर्षि वाल्मीकि ने। अगला प्रश्न है 16 नंबर, महाभारत की रचना किसने की थी? तो महाभारत की रचना किसने किया? महर्षि वेद व्यास ने। महर्षि वेद व्यास कहिए या वेद व्यास कहिए, एक ही बात है। अगला क्वेश्चन है जय संहिता किसे कहा जाता है? तो जय संहिता किसे कहा जाता है? महाभारत को। महाभारत को क्या कहा जाता है? जय संहिता। अगला क्वेश्चन है 18 नंबर, महाकाव्यों में पशुओं की देखभाल के लिए अधिकारों का क्या नाम था? तो आपका आंसर हो जाएगा गोपाध्यक्ष। आपका आंसर क्या हो जाएगा? गोपाध्यक्ष। अगला क्वेश्चन है हिंदू धर्म की पवित्र ग्रंथ कौन सी है? तो हिंदू धर्म की पवित्र ग्रंथ भगवत गीता है। भगवत गीता। अगला क्वेश्चन है 20 नंबर, आर्यों के आंतरिक संघर्ष का वर्णन किस में मिलता है? तो आपका आंसर हो जाएगा महाभारत में। आर्यों के आंतरिक संघर्ष का वर्णन किस में मिलता है? महाभारत में मिलता है। तो आशा करता हूं कि आपको इस वीडियो में बीए फर्स्ट ईयर सेकेंड सेमेस्टर के प्राचीन इतिहास के पेपर फर्स्ट के चारों यूनिट्स के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन और उसके आंसर बढ़िया से समझ में आए होंगे। आपके मन में अगर कोई डाउट है, कोई प्रश्न है, कोई कंफ्यूजन है तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।